तो आज की सीरीज में मैं बुगेम्बो जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है बेटा आपका, उसमें से ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे बात करने वाला हूँ। सेल कहती है पहले मैं इस ग्लूकोज को ठिकाने लगाऊंगी, ग्लूकोज को मैं 3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ूंगी, फिर देखा जाएगा कि ऑक्सीजन है या नहीं। फोटोसिंथेसिस अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये चीज पाएंगे कि सर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच बनता है और क्लोरोप्लास्ट में वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनता है, उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये एंजाइम की खास बात है कि वो ये फॉस्फेट को इसको ट्रांसफर कर देगा और ये एटीपी रिलीज आउट हो जाएगा और ये पाइरुवेट रिलीज आउट। तो ये तीनों एंजाइम एनसीईआरटी में दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो या तो ये चलेगा, अब डिपेंड्स ऑन कि भाई ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक है उसमें कौन सा एंजाइम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इस उम्मीद और कामना के साथ मैं बुगेम्बो अमित सर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका पेन किलर सीरीज में, नीट चैलेंजर के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज बहुत ही खतरनाक सीरीज साबित हुई। जो टॉप 5%, टॉप 2, 3, 4, 5% बच्चे हैं, उन्होंने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। ये एक टेस्ट मनी भी थी सीरीज, एक है ना, क्योंकि मतलब यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन की बात कर रहे थे, चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द केक केक टाइप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे, है ना। जनरल उन बच्चों के लिए सीरीज हमने लेके आए थे जो बच्चे पढ़ चुके हैं, अपना सिलेबस रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए सीरीज हम लेके आए थे। तो जो जिन जिन बच्चों को अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो सर आप विश्वास कीजिएगा, आप मान के चलिए कि आप टॉप 5% कंटेस्टेंट्स में हैं, आप टॉप 5% एस्पायरेंट्स में से हैं। तो मुबारक हो आप सभी को, ठीक है। तो आज की सीरीज में मैं बुगेम्बो जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है बेटा आपका, उसमें से ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं सीरीज बिल्कुल आपके लिए फ्री है, ओके, यूट्यूब के ऊपर। इस लेक्चर के, इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर मिल जाएंगे और उस ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है, सॉरी ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये मेरे बारे में है, बच्चे मुझे प्यार से बुगेम्बो सर कहते हैं। 13 प्लस नियर अबाउट 14 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, इस मार्च में 14 ईयर हो जाएंगे बाई गॉड ग्रेस। फिलहाल मैं INBO, INJSO सीनियर ओलंपियाड्स के लिए बॉटनी लेता हूँ। नीट और एम्स में -180 से लेके जो है 720 तक के लगभग हर बच्चे को पढ़ा दिया है, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑलमाइटी। वो बच्चे जो हैं सर, बहुत से बच्चे तो मतलब जो है MS हो चुके हैं, अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, प्लस सर शादी भी मना लिए हैं, ठीक है। ये पीटर है, दिस इज योर फ्रेंड पीटर, ओके। दिस, जैसा कि आप जानते हैं, ये पीटर आपको पॉजिटिविटी लेके आता है, जो कि मैं कहता हूं कि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता है। आपको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात अगर आप माने तो आपको फिट होना पड़ता है हर फील्ड में, और जिनमें से पढ़ाई एक फिटनेस है। सिर्फ आपको मेंटली स्टेबल होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसा कि मैं बोलता हूं और ये हकीकत है, प्रूवन है, 40-80% आपका लाइफ स्टाइल और एटीट्यूड काम में आता है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। भी आप कितनी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, कितनी जल्दी कोप अप कर जाते हैं, ये सारी बातें जो है वो क्या करती है, इस चीज को मेजर करती है कि आप कितने मार्क्स लेके आते हैं, है ना। तो एटीट्यूड में बेटा ये सारी चीजें आती हैं जिनको कि आप पढ़ लीजिएगा, है ना। हेल्थी लाइफ स्टाइल, पॉजिटिव एटीट्यूड, डिजिटल डिटॉक्स, ओके, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट बेस्ट, ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सपोर्टिव एनवायरमेंट, ग्रोथ माइंडसेट, स्मॉल विंस सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें सर उस 80% एरा में आती हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है, ओके। एंड दिस इज बुगेम्बो ज्ञान, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने से ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स बनते हैं, जो कॉकटेल बनता है, वो सर उन जीन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, या पता नहीं और भी जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि जीन्स को एक्टिवेट करने में काम आते हैं, ईपीजेनेटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ओके। तो इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। पॉपकॉर्न जैसी शकल बना के, अमेंसेलिज्म रख के कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा, ये देख लीजिएगा आप लॉन्ग रन में, ठीक है। सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन, लाइफ टाइम लेसन है सर, ये तो लाइफ टाइम लेसन। चलिए सर इसी के साथ शुरू करते हैं।
तो बेटा देखो, जैसा कि हमने बोला आज हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन में से हम ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि सभी जानते बेटा, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन बेसिकली एक अलग स्लाइड पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, है ना, इतना तो कर ही सकते हैं भाई दोस्तों। बेटा रेस्पिरेशन बेसिकली हर एक सेल के अंदर होता है ना। रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर से, जिसके द्वारा, जिसके थ्रू आप जो है, मतलब बॉडी जो है, सेल जो है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि फूड या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़कर एनर्जी बनाती है, ठीक है ना। और उस एनर्जी को वो किस में यूज करती है सर, वो एनर्जी को एटीपी बनाने में यूज करती है, क्योंकि सर जो एनर्जी रिलीज होती है वो डायरेक्टली सेल के किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन की अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो बेटा दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। आप सर कहीं पर भी देख लीजिएगा, फूड जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही निकलेगा, या ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही फूड होता है ना। केले का छिलका आपके लिए हो सकता है फूड ना हो, बट वो किसी कैटल के लिए फूड होगा। फीकल मैटर ऑर्गेनिक मैटर होता है, सीवेज ऑर्गेनिक मैटर होता है ना। तो वो भी सर फूड है। हम यहां सिर्फ सेल्फिश होके इंसानों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इवन सीवेज इज ऑल्सो द फूड फॉर डिकम्पोजर्स, सेप्रोफिटिक्स, माइक्रोब्स, इन सब के लिए सीवेज भी फूड होता है। तो फूड इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस और रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो ए बायोकेमिकल प्रोसेस, ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which carbon carbon bonds of food या organic substance of a food या organic substance, या फिर बेटा आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। ओके, तो लेट मी डू वन थिंग, इसको इधर करता हूं, इसको इधर करता हूं, ये सब करने में तो मैं माहिर हूं, खैर, है ना भाई। डिजिटल इंडिया, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। अब सर ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये किस फॉर्म में रिलीज होगी? सर थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हमेशा फॉलो होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इवन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी फॉलो होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कहता है। ओके, फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट की एनर्जी को वाटर को स्प्लिट करने में यूज किया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, वाटर को स्प्लिट करने में यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्प्लिट मतलब बना लिए जाते हैं, प्रोटॉन एक्यूमुलेट करा लिए जाते हैं। और सर यानी कि सो जो पहला कन्वर्जन हुआ फोटोसिंथेसिस की मैं बात कर रहा हूं, सनलाइट की एनर्जी से प्रोटॉन ग्रेडियंट की एनर्जी या प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन में हेल्प मिली, प्रोटॉन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज सर एटीपी बनाने में यूज होता है। ओके, ये सारी प्रोसेस कहां पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वो एटीपी और वो एनएडीपीएच फिर CO2 के रिडक्शन में यूज होता है, जिससे कि ग्लूकोज बन जाता है ना भाई। ये फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ लिया होगा, है ना। फिर से अगर मैं बताऊं, सनलाइट आई, वाटर स्प्लिट हुआ, प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुए स्ट्रोमा के थाइलेकॉइड के ल्यूमन में, ईटीएस चला और प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुए थाइलेकॉइड के ल्यूमन में, और उससे एटीपी बना ली। तो सर आप थर्मोडायनेमिक्स लगाइए यहां पर, सनलाइट की फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोटॉन की एक्यूमुलेशन में यूज हो रही है, और वो प्रोटॉन की फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रोटॉन फॉर्म ऑफ द एनर्जी, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी एटीपी बनाने में यूज हो रही है, और वो एटीपी फिर CO2 को रिड्यूस करने में, ग्लूकोज बनाने में, फूड बनाने में यूज हो रही है ना। और सर अब वही फूड, वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हम ग्लूकोज लेके चलते हैं, जो कि सबसे फेवरेट है ग्लूकोज, उसके बॉन्ड तोड़े जाएंगे और फिर से एनर्जी निकलेगी। सर किस फॉर्म में निकलेगी? ये राज है, ये सस्पेंस है। हालांकि आपको पता होगा पहले
प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्म में निकलेगी, NADH2 वगैरह बनेंगे, FADH2 बनेंगे, उनसे फिर से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप किया जाएगा और फिर से एटीपी बनाई जाएगी, है ना, ये कहानी चल रही है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ए फूड कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ ए फूड सब्सटेंस आर ब्रोकन, यहां पर मुझे लिखना चाहिए, है ना, आर ब्रोकन टू रिलीज एनर्जी। ओके सर, सो सब्सटेंस आर ब्रोकन टू रिलीज एनर्जी। तो बेटा ये जो एनर्जी है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस एनर्जी सर क्या एक सिंगल स्टेप में आ जाती है? आंसर आएगा नो, ये मल्टीपल स्टेप में स्टोर की जाती है। एंड सर दिस एनर्जी, यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इन मल्टीपल स्टेप्स में रिलीज की जाएगी, नॉट ए सिंगल स्टेप। सर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, इसको आप या सेल डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएगी, कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएगी, ना तो की जा सकती है और ना ही होती है, ऐसे करके एनसीईआरटी में लिखा, नीदर इट कैन नॉट बी और नॉर इट इज। आप मतलब सेल चाह के कर भी नहीं सकती और होती भी नहीं। कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इट इज यूज्ड टू फॉर्म एटीपी, ये एटीपी बनाने में यूज होती है, और एटीपी जहां और जब जब जरूरत होती है वहां एटीपी ही यूज किया जाता है। हेंस एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओ, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, बिल्कुल सही है ना दोस्तों, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो ये मोटा मोटी एक रेस्पिरेशन का हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि बड़ी कॉमन सी बात है। अब सर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है, अगर विदाउट ऑक्सीजन होता है ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, और विद ऑक्सीजन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अब देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है भाई, ग्लूकोज हो सकता है, फैट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, मिक्स डाइट होती है ना, मोटा मोटी यही होता है, राइट सर। तुम बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ, मटन खाओ, कुछ भी खाओ, उसमें यही 4 बायोमोलिक्यूल आते हैं, है ना। डीएनए आरएनए भी फूड होता है ना, दैट इज एसिड, वो एक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरी में वो आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीडेशन अगर विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है तो बेटा उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऑक्सीडेशन अगर विद ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे बेटा हम कह देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। अब बिना ऑक्सीजन के कैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये भाई आप सोचो। अगर हम किसी से हाइड्रोजन छीन ले, उसके इलेक्ट्रॉन छीन ले, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन करने दो तरीके, बायो का हो के बॉटनी का हो के, जो मुझे सिंपल समझ में आए, कि तुम किसी को या तो ऑक्सीजन फेंक के मार दो, ले बेटा ऑक्सीजन हो गया तेरा ऑक्सीडेशन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन, इट इज रिडक्शन। अब किसी से हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन ले लो, छीन लो, ठीक है, तो वो रिडक्शन कहलाता है, ओ सॉरी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो भाई यहां वही हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एक्सक्लूसिव मोड ऑफ द रेस्पिरेशन इन सेवरल माइक्रोब्स, मेनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मोल्ड्स, है ना। इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन इसमें होगा ऑर्गेनिक फूड का विदाउट द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर एंड प्रोडक्ट्स आर नेवर कंप्लीटली इनऑर्गेनिक। भाई क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने का यही मतलब है कि आप C6H12O6 इस ग्लूकोज में से सारे के सारे हाइड्रोजन इससे छीन लो, इसको शुद्ध CO2 बना दो आप, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। सो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसके बारे में आपको पता ही। अब हम आते हैं भाई ग्लाइकोलाइसिस पे, ठीक है सर। ग्लाइकोलाइसिस देखो, मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी सिखा दूं। जैसे ग्लूकोज यानी कि जो फूड है बेटा, फूड जो कि C6H12O6 है
है ना. That glucose first of all is converted into two molecule of pyruvate. हम यूजुअली पायरुविक एसिड लिख देते हैं, बट वो होता पायरुवेट है. CH3 C डबल बॉन्ड O COO, है ना. मैं फिलहाल COOH लिख दे रहा हूं, है ना भाई. हालांकि ये केमिस्ट्री के हिसाब से गलत है, बट फिलहाल अपन बायो वाले अपन पायरुविक एसिड कह के काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अपनी किताब में भी पायरुविक एसिड लिखा हुआ है. सर दिस इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, है ना सर. दैट इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे. अब ये पायरुवेट बन गया. पायरुवेट बनने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ सेल इज सराउंडेड विद ऑक्सीजन, सेल के माहौल में, सेल की दुनिया में, सेल के आजू बाजू में ऑक्सीजन है, तब चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन. और अगर नहीं है तो चलेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो बेटा ये होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन. और मेरे दोस्तों, अगर हमारी सेल की किस्मत अच्छी रही और सेल जो है वो उसके आजू बाजू में ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई, तो भैया जी उसका हो जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन. उसका मतलब फूड का, है ना भाई. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा, ठीक है, तो बेटा उसमें से निकलेगी ज्यादा एनर्जी जो कि कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन. तो बेसिकली देखा जाए तो ये स्कीम हमारी चलती है. यानी कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है बेटा, ये इसको एरोबिक और एनारोबिक से कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, ये दोनों के लिए होता है. दिस इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक. सेल कहती है पहले मैं इस ग्लूकोज को ठिकाने लगाऊंगी, ग्लूकोज को मैं 3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ूंगी, फिर देखा जाएगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है. ये समझाने का तरीका है. हालांकि चीजें इतनी तेज फास्ट होती हैं कि हम उसमें मतलब ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. साइमल्टेनियसली चल रहा होता सब कुछ, ठीक है ना. तो आज हम ये ग्लाइकोलाइसिस कवर करने वाले हैं. तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे, एम्बडन मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे, गस्टव एंडम ऑट्टो मेयरहॉफ जॉन पार्नस पाथवे, ठीक है ना भाई. इट इज यूनिवर्सल रेस्पिरेटरी पाथवे. ऑलमोस्ट सभी में होता है, ऑलमोस्ट सभी में प्रेजेंट, ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेटा देखो, जो हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने वाले हैं वो EMP पाथवे है, उसके अलावा और भी ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे होते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑलमोस्ट लिखा है, ठीक है ना बेटा. इसकी जो लोकेशन है, अच्छा, कॉमन फॉर बोथ एरोबिक या कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक, बेटा दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है. एंड सर लोकेशन, लोकेशन रहने वाली है सेल का साइटोप्लाज्म. सर पायरुविक एसिड बनने के बाद डिसाइड होता है, या मतलब कह लीजिए कि पायरुविक एसिड बनने के बाद पाथवे अगर ऑक्सीजन है तो एनारोबिक, एरोबिक और नहीं है तो एनारोबिक ऐसे चलेगी. बट खुद ग्लाइकोलाइसिस क्या है बेटा, इटसेल्फ इट इज एनारोबिक. सर ऐसा क्यों कह सकते हो आप? क्योंकि बेटा इसमें ना तो ऑक्सीजन यूज होती है ना ही CO2 रिलीज होती है. नीदर O2 is used nor CO2 is released out. ना ही CO2 रिलीज आउट होती है. हालांकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा बाद में एनारोबिक चलेगा, इस चीज से ग्लाइकोलाइसिस में फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है. बट
फिलहाल इसमें खुद में डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं है। नीदर O2 इज यूज्ड डायरेक्टली नॉर CO2 इज रिलीज्ड आउट, तो इटसेल्फ इट इज एन एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, तो होता क्या है सर, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस, है ना भाई, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। साइटोसोल में होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। जर्मन साइंटिस्ट गस्टाव एम्बडन, ऑट्टो मेयरहॉफ एंड जॉन पार्नस इन 1930। ठीक है ना। चलिए सर, ये जो नीचे लिखा हुआ है NCERT की लाइनें हैं, अब मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है, सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं या प्लांट से रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो उसी के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। तो देखो, प्लांट्स के केस में फूड जो बनता है वो ऑर्गेनिक, मतलब फूड जो है बनता है कहां पर, लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, है ना, ये बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम है। ठीक है दोस्त, थोड़ी सी कहानी ये सुनते हैं कि प्लांट अपना धूप में खड़े हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लाइट रिएक्शन हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन हुई। लाइट रिएक्शन हुई तो वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन रिलीज आउट हुआ, है ना भाई। जब ऑक्सीजन रिलीज आउट हुआ तो प्लांट बोले सर बस, हमारे लिए तो ऑक्सीजन बन गई, हम काहे धुआं फूके। अच्छा, ATP बन गई, ऑक्सीजन नहीं सर, मेन इंपॉर्टेंट चीज है ATP बन गई, माय मिस्टेक, है ना, ATP फोकस करना है भाई। जब फोटोसिंथेसिस अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप ये चीज पाएंगे कि सर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बनता है, और जब फोटोसिंथेसिस की ATP लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बन जाता है तो प्लांट बोले नेचर से, हम काहे धुआं फूके, हमने तो बना लिया अपना ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, हमने बना ली अपनी ATP, हम काहे सिगरेट फूके, धुआं फूके, हम काहे CO2 लें, उसका रिडक्शन करें, उसका ग्लूकोज बनाए, उसका फूड बनाए, हमारे लिए तो बन गई ATP। तो नेचर बोला बेटा नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, तुमको धुआं फूकना पड़ेगा, CO2 लेनी पड़ेगी, सुट्टा मारना पड़ेगा, और उस CO2 से तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका तुमको रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, फूड बनाना पड़ेगा। बोला नहीं बनाएंगे, प्लांट बोले नहीं बनाएंगे, अपनी तो ATP बन गई। तो नेचर हंसने लगी बेवकूफ प्लांट। बोला आज का रहे हो मैडम, मतलब मैडम बोले तो गॉड फादर, ऐसे कैसे हंस रहे हो। बोला देख बेवकूफ, बात सुन, पहली बात तो सुन मेरी बात, तू खुद पूरा ग्रीन नहीं है, तेरी सिर्फ पत्ते ग्रीन, ठीक है, जो तेरा नॉन ग्रीन पार्ट है उसका काम कैसे चलेगा, वहां कैसे एनर्जी जाएगी, वहां तो नहीं बन रही है ना ATP। हाँ हाँ, नहीं बन रही है तो क्या हो गया, मैं ये जो ATP क्लोरोप्लास्ट में बनी है, थाइलेकॉइड में, फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में, इसे भेज दूंगा, इसे ट्रांसपोर्ट करा दूंगा ATP ट्रांसपोर्ट कराया। ATP पे भयंकर चार्ज होते हैं, 3 दिन फॉस्फेट होते उस पर, ATP जा ही नहीं सकती, ATP तेरे क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती, मैं जाने ही नहीं दूंगा, नेचर ने बोली मैं ऐसा सिस्टम ही नहीं डेवलप करूं। प्लांट कहने लगा नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, हम क्यों धुआं फूके, हमने इतनी मेहनत करी, हम धूप में जले, हमने प्लांट ऐसे पानी फोड़ा, पानी 2 जगह स्प्लिट किया, हम का मतलब लफड़े में पड़े। बेटा बेटा बात समझ, तुम प्लांट हो, तुम बड़े लोग हो, तुम्हें देना आना चाहिए, तुम्हारा बड़ा दिल है। अरे सर ये बातें ना करो तुम, के बड़ा दिल है, मामू बना देते हैं दुनिया वाले। अरे नहीं नहीं, बात सुन यार, ये एनिमल है, फंगस है, ये बेचारे हेट्रोट्रॉफ है, इनका काम कैसे चलेगा। और सर मुझे नहीं पता, इनको भी दे दो क्लोरोफिल, ये भी धूप में जल जाएंगे जादू की तरह, धूप। बोला देख मेरी बात सुन सुट्टा तो तुझे फूकना पड़ेगा, मतलब CO2 तो तुझे फूकनी पड़ेगी, है ना, ये जो एनवायरमेंट में ग्लूकोज तो तुझे बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तेरी खुद पूरी बॉडी ग्रीन नहीं है, और जिस ATP पे तू कूद रहा है कि मैंने उसमें बना ली है, कहना चाहिए कि लाइट रिएक्शन में बना लिया मैंने जो ATP क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो एक क्लोरोप्लास्ट छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकती। सोच ले अब तू, वो एक सेल छोड़ के दूसरी सेल में नहीं जा सकती, क्योंकि उस पर चार्ज बहुत होते हैं, और चार्ज वाले मॉलिक्यूल को हम एक सेल से दूसरी सेल में इतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, और ट्रांसपोर्ट करोगे तो वहां फिर एनर्जी लगेगी है ना, समझ रहे हो। तो प्लांट को बात समझ में आ गई, आई होप आपको भी समझ आ गई होगी।
प्लांट को बात समझ में आ गई सर, उसने जो है CO2 को फूंक के ग्लूकोज बनाना शुरू कर दिया और फिर वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हुआ और ग्लूकोज हुआ सर सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ। यस, सुक्रोज उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ। जो पार्ट उसके ग्रीन नहीं थे, जमीन के नीचे थे, जैसे कि रूट, वहां पर सुक्रोज ट्रांसपोर्ट किया गया और सुक्रोज हर एक सेल तक पहुंचा। वहां फिर उसका ऑक्सीडेशन किया गया वापस से, ये ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, ETS वगैरह चलाया गया, फिर से एनर्जी निकाली। तो ये सिस्टम है। लाइट एनर्जी, वाटर स्प्लिट, प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी, प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP का एनर्जी, ATP की एनर्जी को कन्वर्ट किया गया CO2 को रिड्यूस करने में, ग्लूकोज बनाने में, ग्लूकोज को फिर यूज किया गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनाने में, ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोर करने में। जहां जहां जरूरत पड़ी, जो एक्सेस रहा वो स्टोर हो गया स्टार्च। प्लांट ने समझा के देखिए, जो तेरा स्टोरेज है इस पे सारी दुनिया, इस पे सारे हेट्रोट्रॉफ जिएंगे, एनिमल्स जिएंगे। ठीक है ना। तो एनिमल्स में भी बेटा ये सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसी चलता है। ठीक। अब सर बात ये है, चूंकि प्लांट ने सुक्रोज बनाया है, प्लांट ने क्या बनाया सर? सुक्रोज बनाया है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने जनरेट किया है सुक्रोज। ओके, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होके सेल तक पहुंचा है। सुक्रोज सर एक डाइसेकर, तो सर सुक्रोज सबसे पहले सेल के अंदर पहुंच के इन्वर्टेज नाम के एंजाइम से, सर इन्वर्टेज एंजाइम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि सुक्रोज एक इन्वर्ट शुगर होती है, बायोमोलिक्यूल का पार्ट है। आप ढूंढिएगा क्यों उसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। आप सुक्रेज भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में इन्वर्टेज दिया। तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। सर ग्लूकोज एंटर EMP एंड दिस ऑल्सो एंटर्स EMP। ये दोनों EMP में एंटर करते हैं, एंट्री लेते हैं, है ना। दोनों पे सेल ATP लगा के छोड़ देता है और ATP लगा के छोड़ने के बाद, है ना, एक काम करता हूं मैं, इनको ऐसे ले लेता हूं। देखो, ग्लूकोज को सेल किस में कन्वर्ट कर लेती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में सर यहां पर एक ATP खर्च होती है, सेल की खर्चा होता है, और यहां सर एंजाइम जो लगता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, और ये एंजाइम का नाम भी हमारी किताब में दिया हुआ है। और बेटा इस एंजाइम का जो जीन होता है वो हमेशा ऑन रहता है। ये कंस्टिट्यूटिव एंजाइम है, ये हाउसकीपिंग एंजाइम है, इसका जीन हाउसकीपिंग होता है। सेल क्या करती है, जैसी ग्लूकोज अंदर है, जैसे अगर अपनी बॉडी की बात करो तो ग्लूट से ग्लूकोज जो है वो अंदर चला गया, है ना भाई, सेल के अंदर चला गया ग्लूट से ग्लूकोज। अब सेल तुरंत उस पर ATP चिपका देती है, फॉस्फेट चिपका देती है, ताकि वो वापस ना जा सके। तो दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड ऑलवेज इन द सेल। तो इसका जीन हमेशा ऑन रहता है। ये कंस्टिट्यूटिव एंजाइम है। अगर प्रोकैरियोट है तो कंस्टिट्यूटिव ऑपरॉन है, और यूकैरियोट में तो ऑपरॉन होते नहीं है। ठीक है। सेम ऐसे ही बेटा जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी एंट्री लेगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और ये एंट्री लेगा एज ए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। और सर यहां पर भी सेम यही काम चलेगा, यहां पर भी ATP यूज होके ADP लगेगी, और सर ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज यहां पर भी काम आता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। परंतु एक झोल है। क्या झोल है? झोल ये है कि बेटा NCERT में इसको 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 NCERT ने लिखा हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये आपको ध्यान रखना। होता वैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही है ना। जो फ्रक्टोज आएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, बट NCERT ने लिख दिया है
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट होगा, यानी कि फ्रक्टोज भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट होगा एज पर NCERT। तो अगर सवाल आ जाए तो भैया देख लेना क्या करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही लगाना है ना। तो ये वाली लाइन है बेटा यहां पर लिखी हुई है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज एंड दीज टू मोनोसैकेराइड्स readily enter the glycolytic pathway. Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate. Are phosphorylated to glucose 6 phosphate by the activity of enzyme hexokinase. तो बेटा ये एनसीईआरटी लाइनें हैं नीचे वाली। तो मेरे दोस्तों अब ये ध्यान देने वाली बात है, हो सकता है आपने पढ़ा हो कि सर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनना चाहिए, अब फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात, परंतु एनसीईआरटी ने इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा हुआ है। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद में अब तो हम पाथवे पढ़ने वाले, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब तुमको यहां पर पाथवे पढ़ा देता हूं फटाफट से, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये निकला कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज ने बनाया ग्लूकोज और सुक्रोज ने बनाया फ्रक्टोज, ठीक है ना भाई। ग्लूकोज से ये दोनों निकले, ग्लूकोज से ये दोनों निकले, सुक्रोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक। सर ग्लूकोज ने एंट्री मारी सेल के अंदर, सेल के अंदर एंट्री मारते ही सर यहां पर एक एटीपी हमारा हो गया खर्च और ये बन गया एडीपी, और यहां सर एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज। सारे के सारे एंजाइम हम पिंक से लिखेंगे, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। ये बन गया सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन का कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज 6 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, दैट इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। अब दूसरी साइड में ये दिया हुआ है कि सर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, होता ही इसमें कन्वर्ट, पर अपनी किताब में एनसीईआरटी में ये लिख दिया है इन एनसीईआरटी, ठीक है ना। सो बी केयरफुल, क्योंकि जब भी आप इस चीज को नोटिस करोगे तो आप यही पाओगे कि सर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही होना चाहिए, और है भी वही हकीकत, अगर मैं लेनिंजर का भी रेफरेंस मारूं तो, है ना। बट सर किताब में एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है तो अपन भैया यही पढ़ेंगे बात, ठीक है ना। एंजाइम यहां भी कौन सा लगेगा, हेक्सोकाइनेज ही लगेगा, यहां एंजाइम हेक्सोकाइनेज ही लगेगा, ये रहा हेक्सोकाइनेज। ठीक है, खैर बात फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तक पहुंच गई है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से एक एनर्जी यानी कि एटीपी खर्च करवाएगा सेल की। तो बेटा ये देखो, ये एक्टिवेशन चल रहा है ग्लूकोज का, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना भाई, कि ग्लूकोज को एक्टिवेट करो, ग्लूकोज पे फॉस्फेट लगाओ, उस पे चार्ज लगाओ, चार्ज लगाया वापस नहीं जा सकता, रोक के रखना इसको। तो यहां पर बेटा फिर से एक, देखो ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का निशान देख लीजिए, हालांकि ये चीज नहीं पूछी जाती है, पर ये भी चीज है कि सारे स्टेप रिवर्सिबल नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर फिर से एक एटीपी यहां पर खर्च होगी, और एटीपी खर्च होने के बाद यहां पर एडीपी बन जाएगा। और बेटा यहां पर जो एंजाइम है, देखो एंजाइम का मैं अगर तुमको नाम बताऊं तो जहां पर भी एटीपी लगे या यूज हो, मतलब एक ही बात होगी, या बने, प्रोडक्ट बने, तो वहां पर सर सीधा सीधा आपको काइनेज लगा देना है। अब जैसे ग्लूकोकाइनेज आप यहां लगा सकते हो, यहां पर फ्रक्टोकाइनेज आप लगा सकते हो। अब चूंकि दोनों में 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्सोकाइनेज का नाम आ गया। यहां पर भी काइनेज लगेगा क्योंकि एटीपी यूज हो रहा है यहां पर।
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज, सिंपल। सबस्ट्रेट का नाम लिखो, टाइप ऑफ रिएक्शन लिख दो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज। थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, है ना। तो नाम क्या आ जाएगा एंजाइम का, फॉस्फो, पढ़ा लिखा नाम, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज PFK। सर दिस एंजाइम इज गुंडा ऑफ द डेट, दिस एंजाइम इज गुंडा ऑफ द योर पाथवे, दैट मेन पाथवे। सर ये भी छोटा मोटा गुंडा है, ये भी बहुत बड़ा गुंडा है ना, ये तो मेन गुंडा है, पूरे पाथवे का मेन गुंडा ये है ना। एलोस्टेरिक एंजाइम, पेस मेकर ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस है ये एंजाइम, पेस मेकर ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो यहां बेटा आप बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहां जो कंपाउंड बनने वाला है दैट इज ऑल्सो द 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बेटा ये बाईफॉस्फेट नहीं है, ये बिसफॉस्फेट है ना। बाईफॉस्फेट नहीं होता है, बाई और बिस में थोड़ा सा अंतर रहता है ना, पढ़ाएंगे आपको कभी फुर्सत मिली तो बेटा ये हमारा बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। सर ये जो हुआ है इसमें सेल का खर्चा हुआ है, तो बेटा दिस फेज इज नोन एज प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं क्योंकि यहां पर सेल ने खुद को प्रिपेयर किया है कि मैं अब ETS में जाने वाले हूं। अब बेटा आगे से कहानी शुरू होगी, और ये 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट, इसको स्प्लिट कर लिया जाएगा 2 जगह में। तो यहां पर जब ये स्प्लिट होगा, है ना, तो बेटा आधा आधा बंटवारा होगा, यहां पर शुद्ध शुद्ध बंटवारा होगा। और जब शुद्ध शुद्ध बंटवारा होगा तो बेटा 6 कार्बन का बंटवारा कर लो भैया, 3 कार्बन आ गए, और 2 फॉस्फेट का कर लो, 1 फॉस्फेट आ गया। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो बनने वाला है उसे हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। इन सब की फुल फॉर्म में लिख दूंगा अलग से, वैसे लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो बेटा ये हो गया DHAP 3 कार्बन। ये बेटा 3 कार्बन की सुगर है और इन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, तो इनको हम ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इन्हें हम ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं। यस, दिस इज ट्रायोज मतलब 3 कार्बन और फॉस्फेट उस पर लगा हुआ है, ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट। याद करो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज द सुगर जो केल्विन साइकिल में बनती है, या दिस इज द ओनली सुगर जो केल्विन साइकिल में बनती है। केल्विन साइकिल में कभी ग्लूकोज नहीं बनता है। ओके दोस्त, ठीक है। अब ये जो होते हैं आपस में भाई स्टेबल और अनस्टेबल होते हैं, ये भी आपस में खेलते रहते हैं, तो ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। और बेटा ये आइसोमेरिज्म का काम है, आइसोमेराइज होते रहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपस में आइसोमेरिज्म एंजाइम से क्या होंगे, एक दूसरे में अबे कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है दोस्त, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, आइसोमेराइजेशन यहां चलता रहता है। ये अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है, बस इतनी सी बात है। ये कीटोन फॉर्म है, वो इनोल फॉर्म है ना। दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज एल्डिहाइड फॉर्म, इनोल, और ये कीटो, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। ठीक है, तो बेटा होता क्या है कि जो अनस्टेबल वाला है, आगे का जो हम पाथवे पढ़ते हैं वो हम इसके हिसाब से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा यहां से मैं शुरू करता हूं 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 3 कार्बन वाले। ठीक है ना, ये आ गया, ये हमने यहां उठा के रख लिया। ठीक है भाई, हाँ दिस वन, एक मॉलिक्यूल खुद पागल, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको मैं पागल कहता हूं, है ना भाई, आपकी तरह पागल है ये भी पागल, एक इसका पागल, 2 पागल, एक मैं पागल एक तू पागल, एक मैं पागल एक तेरा भी पागल बना दूंगा मैं, क्योंकि ये स्टेबल है तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा 2 पागल हमारे पास आ गए।
अब जब दो पागल हमारे पास आ गए तो बेटा अब देखो तुम आगे की कहानी कैसे चलती है ना भाई, आपकी ग्लाइकोलाइसिस की। और ये होने वाली है हमारी पे ऑफ फेज, ठीक है ना भाई, यहां से पे ऑफ फेज शुरू हो गई है। ओके यस, तो देखो अब ध्यान से सुनिएगा सर, अभी तक सेल के 2 एटीपी खर्च हो चुके हैं। बेटा जो पागल है, दिस पागल, ये जो 2 पागल हैं बेटा, एल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो एसिड बन जाता है ना भाई। हाँ, एल्डिहाइड का अगर मैं क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो यहां सर इसका ऑक्सीडेशन होगा और यहां एसिड बनेगा और साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लगेगा। और सर ऑक्सीडेशन करने के 2 तरीके हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ऑक्सीडेशन करने के जो 2 तरीके हैं वो क्या है, या तो आप ऑक्सीजन दे दो या हाइड्रोजन छीन लो, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो आनी नहीं है तो हाइड्रोजन छीनेगा, तो हाइड्रोजन कौन छीनेगा सर, हाइड्रोजन छीनने आएगा निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और सर जब ये हाइड्रोजन छीन लेगा इससे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं, मतलब समझाने का तरीका, मैकेनिज्म तो अलग है भाई, मैकेनिज्म थोड़ी ना पढ़ा रहे, मैकेनिज्म पढ़ाते हैं उसमें ओलंपियाड में, ठीक। तो ये बन जाएगा सर NaDH प्लस H आयन, NaDH प्लस H आयन। और सर ये है संपत्ति, और ये बनेंगे सर 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अब कहानी 2 के लिए चल रही है। आप चाहें तो यहां एंजाइम का नाम भी सीख सकते हैं, बहुत इजी रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसकी जरूरत नहीं है। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और चूंकि यहां पर रिडक्शन हुआ है डिहाइड्रोजनेज, इसका हाइड्रोजन छीना गया है और वो ये हाइड्रोजन उसको दिए गए हैं। बेटा ये जो 2 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये इससे छीने गए हैं, और एल्डिहाइड से हाइड्रोजन छीना, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होके क्या बन गया, एसिड बनेगा। और साथ में यहां सर लगेगा H3PO4, H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल यहां पर लगेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये हो गया है बेसिकली, ठीक है ना। तो बेटा ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर यूज होगा, तो जो कंपाउंड बनने वाला है दैट विल बी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, और इसके भी बनेंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमको चाहिए, मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि भाई ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, हमको 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के चाहिए, चूंकि 2-2 के लिए काम चल रहा है, एक खुद पागल और एक दूसरा जिसने उसको पागल बनाया, उसने जिसको पागल बनाया, मैं पागल, मैं तुझे भी बना दूंगा पागल, पागल पागल। तो 2-2 मॉलिक्यूल चल रहे, 2 NaDH2 बनेंगे, 2,1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। अब सर देखिएगा यहां पर अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। यहां पर सर इससे बोला जाएगा बट तेरे पास 2-2 फॉस्फेट है, तेरे फर्स्ट कार्बन पर भी फॉस्फेट, थर्ड पे भी फॉस्फेट, एक फॉस्फेट हमें दे दो। बोला हमें मतलब किसे, बोला सर हमको ही दे दो, सीधा ADP आके यहां पर फॉस्फेट मानने बैठ गया। तो बेटा ये बन गया ATP, ये ATP बन गया, और ये बने बेटा 2 मॉलिक्यूल ATP। सर ये वो ATP बना है जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते समय, कन्वर्ट होते समय बना। ओके, तो सर इसमें तो ना ऑक्सीजन लगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनता है, ADP बनता है, और क्लोरोप्लास्ट में वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में ADP बनता है, उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां और जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, OPL। सर यहां तो हींग लग रहा है ना फिटकरी, रंग भी चोखा आ रहा है, ना ऑक्सीजन लग रही है ना सनलाइट लग रही है, तो इसको कहते हैं सर हम डायरेक्ट ATP सिंथेसिस, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दिस इज नोन एज व्हाट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन। तो बेटा 2 मॉलिक्यूल डायरेक्ट ATP के यहां पर बन गए, ठीक है बेटा। यहां एंजाइम का नाम अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक, ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट लिख देते हैं, ग्लिसरेट काइनेज, आप ऐसा नाम लिख सकते हैं, बाकी लिखने की जरूरत है नहीं, चलो एक तो लिख ही देता हूं, है ना। तो बेटा यहां पर एंजाइम का नाम आ जाएगा 1,3-बिस
फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। मतलब काइनेज लगा दो, क्योंकि भैया क्या हो रहा है उधर, काइनेज एटीपी बन रही है ना, सबस्ट्रेट का नाम लिखो, काइनेज लगा दो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ध्यान से देखिएगा, ये रिवर्सिबल नहीं है। हाँ, रिवर्सिबल नहीं है, जो रिवर्सल है उस पर मैंने निशान लगाया। ठीक है ना भाई। हो सकता है आपको देखने को मिला हो किसी किताब में कि भैया सर सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं ना, बेटा ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन बनेंगे। और सर ये 3 कार्बन कंपाउंड अब डिहाइड्रेशन होगा यहां पर, ये पानी छोड़ देगा, और पानी छोड़ते ही बट सर ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ये बन जाएगा। बेटा ये जो चल रहा है ये चल रहा है पे ऑफ फेज। तो बेटा यहां पर वाटर रिलीज होगा, और ऑब्वियसली वाटर है, बात है वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और ये बनेगा पीपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। सर ध्यान से सुनिएगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आप शायद पढ़ चुके हैं, पढ़ ही लिया है यार अब तो सभी ने। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट वही मॉलिक्यूल है जो कि C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर है, दैट इज द CO2 एक्सेप्टर। Phosphoenol pyruvate is the same molecule that is the CO2 acceptor. Phosphoenol pyruvate, यहां सर इनोलेज एंजाइम काम में आता है, ये मैं लिख देता हूं। यहां आइसोमरेज काम में आता है, बहुत सरल सर एंजाइम, वैसे रटने की जरूरत नहीं है आपको, गिने चुने एंजाइम ही रटने, है ना। 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज, सिंपल। अब देखो सर, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से भी बोला जाएगा बेटा तू भी अपनी एटीपी दे दे, तू भी क्या करेगा, बोला ले लो मालिक, हम क्या ही बोल सकते हैं, सही बात है, गरीब आदमी। तो बेटा इससे हाइड्रोजन, इससे एटीपी छीनी जाएगी, और जब इससे एटीपी छीनी जाएगी तो इस बार भी डायरेक्ट एटीपी का जो है यहां पर हनन होगा, फॉर्मेशन होगा, और सर जो डायरेक्ट एटीपी बनती है तो ऑब्वियस सी बात है एडीपी आएगा, और फॉस्फेट अपने पास ले लेगा, और ये बनेंगे 2 एंजाइम। ठीक है ना बेटा, यहां एंजाइम का नाम क्या आएगा, पीपी काइनेज। पीपी काइनेज, और बेटा फाइनली आपका पायरुविक एसिड बन जाएगा। पाइरुवेट बनता है बेसिकली तो, क्योंकि सेल के अंदर बेटा वाटर होता ही है, ठीक है। तो जब वाटर होता है तो यार ऑब्वियस सी बात है वहां पर कहां यार एसिड रह पाएगा, वो अपना प्रोटॉन छोड़ के बैठा रहेगा, तो 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट के बन जाते हैं। तो बेटा ये जो आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड पे ऑफ फेज, इसे हम पे ऑफ फेज कहते हैं, है ना भाई। दिस इज दैट वाज प्रिपरेटरी फेज, और यहां से शुरू हो जाती है, इनफैक्ट यहां से, और जो कि वो यही है ना, यहां से शुरू हो जाती है, दिस इज पे ऑफ फेज, दिस इज कॉल्ड पे ऑफ फेज। ओके, सो दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस। मैं फटाफट से अगर रिवाइज मारूं तो बेटा ग्लूकोज, सुक्रोज जो है, दैट सुक्रोज बेसिकली इज ए डाइसैकेराइड, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड पे सिखाया। और बेटा ये जो सुक्रोज है, दिस सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस सुक्रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज, एटीपी खर्च हुआ, ठीक है ना। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर से एक और एटीपी खर्च हुआ, है ना, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज पीएफ के एंजाइम, दिस इज द पेस मेकर ऑफ मतलब दिस होल प्रोसेस, दिस इज पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।
पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ये मतलब कंट्रोल करता है, स्पीड सेट करता है। बहुत ज्यादा पायरुवेट अगर इकट्ठा हो जाएगा और फर्दर यूज नहीं होगा तो देयर इज नो मतलब सिग्निफिकेंट कि आप पायरुवेट बनाते रहो, तो पायरुवेट का प्रोडक्शन रुकवाओ भैया। तो एक्सिस पायरुवेट इस एंजाइम को जाके बोलता प्लीज रुकवाओ यार, ठीक है ना। तो ये पेसमेकर है। तो बेटा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 6 कार्बन 2 फॉस्फेट बराबर बांट लिए जाएंगे, 3 कार्बन फॉस्फेट 3 कार्बन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, पागल। ट्राइस फॉस्फेट क्योंकि 3 कार्बन है और एक फॉस्फेट लगा हुआ है। अब यहां से पे ऑफ फेज शुरू हो जाता है। 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं पागल के, एनएडी से एनएडीएच लगेगा, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होंगे, ठीक है ना। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, एसिड बन जाता है, इसलिए 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 2 फॉस्फेट जुड़ने से डाई बिसफॉस्फेट हो गया। आप सोच सकते हैं कि सर ऐसा भी तो किया जा सकता था, ओ सॉरी, कि सर डायरेक्ट इससे यही बना लेते, क्यों बेचारे को फॉस्फेट को परेशान किया। तो सर दिस इज द एफिशिएंसी, दिस इज द सिस्टम, हाउ इट वाज इवॉल्व्ड, कौन से एंजाइम वहां रहे, ये सब उसकी बात है ना। अगर ऐसा हो जाता सीधा कि भाई एल्डिहाइड को एसिड बना दो, तो बेटा ना तो ये एटीपी बनती और ना ये बनता। दिस इज द इवोल्यूशन, ठीक है। फिर ये आइसोमर हो जाता है, फिर वाटर रिलीज हो जाता है, पीपी बन जाता है, पीपी से फिर से एटीपी बन जाता है। तो बेटा डायरेक्ट एटीपी जो फॉर्म हो रही है वो यहां पर 2 एटीपी फॉर्म होते हुए आपको दिख रही होंगी, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इधर एक लेखा जोखा सा बनाऊं, यूज्ड एटीपी टू डायरेक्ट फॉर्म्ड 4 एटीपी, नेट डायरेक्ट गेन 2 एटीपी, ओके। और बेटा ये एसएलपी से आए हैं। इसके अलावा ये जो NADH2 बेटा, ये NADH2, दिस NADH2 NADH प्लस H आयन, ये जो आपको दिख रहे हैं, है ना, ये भैया सिर्फ और सिर्फ अगर आप मान के चलिए बेटा, अगर एरोबिक ऑक्सीजन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तब ये बना सकते हैं एटीपी, नहीं तो इनके बस की बात नहीं है। हाँ, ये 2 NADH2 जो बने हैं बेटा, ये बनाएंगे 6 एटीपी, 6 और 4 एटीपी, मतलब H पर एनसीआरटी, ठीक है, ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अदरवाइज ये खत्म, गए, टाटा बाय बाय। तो बेटा दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, या चलिए भाई दोस्तों, सो माय डियर फ्रेंड, सो दिस इज ऑल्सो द सेम बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, हेक्सोकाइनेज, इसमें सारे फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पीएफके, पेस मेकर ऑफ सेल, है ना, एटीपी खर्च हो रहा है। आइसोमरेज एंजाइम, ये एल्डोलेज एंजाइम है, चाहो तो याद कर लेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हमने डीएचएपी लिखा, और ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको मैंने 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा, है ना। मैं एल्डिहाइड की वजह से एल लिख देता हूं, है ना, यहां पर ये साइड में लिखा हुआ है। एंड दिस सर, ये दोनों के लिए अलग अलग चलाया हुआ इन्होंने, है ना, इसी को हमने 2 लिख दिया, जैसे एक इसके लिए चलेगा डीएचएपी के लिए, एक पागल के लिए लगे चलेगा, तो दोनों ही क्या बन जाएंगे, ये देखो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होके ये बन गया बाइफॉस्फोग्लिसरिक 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एटीपी जनरेट हुआ एसएलपी के थ्रू, यहां भी ये एटीपी जनरेट हुआ एसएलपी के थ्रू, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ठीक है ना। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से वाटर रिलीज हुआ, इनोलेज एंजाइम, ये बन गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फिर से एसएलपी से एटीपी बना, और इधर एसएलपी से एटीपी बना, ओके। सो पाइरुवेट आपके हाथ में आ गया, बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, ठीक है। तो बेटा आप ये देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस या रेस्पिरेशन में
मैं एक चीज लेके जाना चाहता हूं, एनर्जी इज रिलीज्ड आउट इन मल्टीपल स्टेप्स। तो बेटा एक तो डायरेक्ट एटीपी बन रही है और वो जो एनएडीएच बन रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो सब एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो द सेम, इसमें स्टेप्स को तोड़ के दिखाया गया है। पहला स्टेप बेटा फॉस्फोराइलेशन हो गया, दूसरा रीअरेंजमेंट हो गया, है ना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर स्प्लिटिंग हो गई, बंटवारा हो गया सर, डीएचएपी एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में बंटवारा हो गया। ओके या ठीक है, डीएचएपी एंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। उसके बाद ये देखो ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन। सर कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें सर। ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय फॉस्फोराइलेशन, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया और ऑक्सीडेशन आया। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हुआ, NaDH प्लस H बना, ये तो खैर बनी गया। फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, SLP क्या हुआ, SLP, ठीक, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ATP बना। फिर आइसोमेराइजेशन हो गया 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना भाई, और इसके बाद डिहाइड्रेशन, रिलीज ऑफ वाटर, इनोलेज एंजाइम, ये, और फिर से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अगेन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, 2 एटीपी। तो फाइनल अगर इक्वेशन आप निकालोगे तो बेटा ये इक्वेशन आएगी, ग्लूकोज प्लस 2 एडीपी हमारे लगे हैं, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे हैं, क्योंकि एडजस्ट करके 4 ही आए ना फाइनल, 4 में से 2 आए, 2 NAD प्लस गए बेटा, 2 पायरुवेट बने प्लस 2 ATP बने हैं नेट गेन, 2 NADH प्लस H बने हैं और 2 वाटर बने हैं। ये है नेट इक्वेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस हो चुकी है, दिस इज ऑल्सो द सेम, वही चीज है बेटा, ठीक। ये बेटा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, मतलब वो जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का जो एंजाइम है, जैसे पीपी काइनेज, राइट, और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड काइनेज, ये जो मैंने लिखा है यहां पर, ये वाला 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम में ही ऐसी खास बात होती है कि उस पे एडीपी और आईपी के जुड़ने की साइट हो, एंजाइमेटिक साइट हो उस पे। ओके यस, सो ये वो एंजाइम है, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर पीपी काइनेज, जैसे ये वही लिया हुआ है पीपी काइनेज, तो बेटा इसमें देखो पीपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी जुड़ा हुआ है, उसका वाला फॉस्फेट जो बनाया हुआ, और ये देखो एडीपी भी जुड़ा हुआ है। तो ये एंजाइम की खास बात है कि वो ये फॉस्फेट को इस पर ट्रांसफर कर देगा और ये एटीपी रिलीज आउट हो जाएगा और ये पायरुवेट रिलीज आउट हो जाएगा, जबकि यूजुअली ऐसा नहीं होता है, या तो लाइट चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, जो कि आप ईटीएस में पढ़ते हो। ओके दोस्त, चलिए फेट ऑफ पायरुवेट, भाई पायरुवेट तेरा क्या होगा, कुछ नहीं भाई, या तो मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाऊंगा अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो, है ना, और अगर ऑक्सीजन हुई तो क्रेब्स साइकिल चलेगी, है ना, ईटीसी चलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन, और बेटा इसके अलावा या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, दिस इज एनारोबिक, ये एनारोबिक है, दिस इज एनारोबिक। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं हुई, है ना, विद ऑक्सीजन, ये एरोबिक हो गया, ओके यानी लिखते हैं, और ये एनारोबिक हो। तो बेटा 3 फेट हो सकते हैं पायरुवेट के, कि भाई या तो तू पूरी तरह शहीद हो जाए क्रेब्स साइकिल वगैरह चल के, इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल के, ठीक है, या फिर डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम, है ना, जैसे यहां पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है, इधर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आता है ना, इधर सीधा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज आता है, यहां डिकार्बोक्सिलेज जाता है, यहां डिहाइड्रोजिनेज आता है, यहां आता है बेटा पायरुवेट डी
कार्बोक्सीलेज और यहां आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये रिवर्सिबल होते हैं। तो ये तीनों एंजाइम एनसीईआरटी में दिए हुए, इंपॉर्टेंट है एंजाइम, ठीक है ना। तो या तो ये चलेगा, अब डिपेंड्स ऑन कि भाई ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक है उसमें कौन सा एंजाइम है। जैसे हमारी मसल्स में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो भाई चूंकि भी अपने अंदर ये वाला पाथवे चलता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, मतलब लैक्टेट बन जाता है। असली में तो लैक्टेट बनता है, अपन लैक्टिक एसिड बोल देते हैं। और सर जो ईस्ट होता है, एल्कोहल प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स होते हैं, है ना, उनमें ये पाथवे चलता है। तो होता क्या है सर, ये फेट हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ओके, लेस एनर्जी, बेसिकली 2 ATP पर ग्लूकोज। और ये जो 2 ATP पर ग्लूकोज आई है ये वही है गेन्ड, डायरेक्ट गेन्ड फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। ये डायरेक्ट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस है ना भाई। ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, इसको बेटा फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम देखें तो पर ग्लूकोज कुछ 59 किलो कैलोरी एनर्जी यहां पर बन पाती है ना, नियर अबाउट 59 to 65 कुछ ऐसे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना भाई, ये इसका हिसाब किताब है। अब सर होता क्या है, ध्यान से सुनिए, पीछे आ जाओ। सर ये वाला जो NaDH2 बना, कौन सा वाला, ये वाला, दिस NaDH2 ETS में जाके 4 और 6 ATP बना सकता है। हकीकत में तो यार मैं सही बताऊं तो 3 और मतलब कैसे बोलूं, 4 और 6 यानी कि अपन कैलकुलेट, हाँ, डेढ़ दूनी 3 और 4 बनाएगा, है ना, ऐसा है। हकीकत कुछ अलग ही है भाई। हकीकत में तो ग्लूकोज 30 या 32 ATP बनाता, 30 और 32, बट अपनी किताब एनसीईआरटी के हिसाब से हम 38 वाली कैलकुलेशन लेके चलते हैं, तो वो 36 और 38 होता, तो उस हिसाब से एडजस्ट होता है ना भाई। हाँ, मतलब 4 का 75% कितना हो, 3, और 6 का कितना हो, 4.5। हाँ, तो बेटा 4 और 6 ATP ये बना सकता है, बट याद रखिएगा ये ओनली एरोबिक में बनाएगा, ओनली इन एरोबिक। अब सर होता क्या है, जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अब आप देख लो भाई, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये किस किस में चलेगा, ये चलेगा इन ईस्ट, ओके, और उसमें बेटा 2 स्टेप्स होते हैं, और 2 स्टेप्स में से फर्स्ट इज डिकार्बोक्सिलेशन, और बेटा तीसरा जो सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप इज योर रिडक्शन, आप बोल सकते हो, है ना सर, रिडक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेप है डिकार्बोक्सिलेशन में, बेटा वहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O COOH is converted into CH3CHO प्लस ये लाल वाली CO2, ये CO2 है ना भाई, CH3CHO ये बच गया। दूसरे वाले स्टेप में रिडक्शन में यहां पर एंजाइम काम में आ जाता, कौन सा बेटा, यहां एंजाइम काम में आ जाता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो दूसरा स्टेप है बेटा, उसके अंदर ये जो आपका एल्डिहाइड बना है CH3CHO, दिस इज कन्वर्टेड इनटू
CH3CH2 मतलब योर एथाइल एल्कोहल, सिंपल सी बात है, NaDH प्लस H आयन, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, जस्ट सेकंड दोस्त, प्लस NaDH2 या NaDH प्लस H आयन, बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH2H प्लस वो NAD बच जाएगा। बेटा यहां एंजाइम आपका काम आ जाता पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि मैं पहले ही बता चुका। अब सुनिएगा सर, दुख भरी ये कहां से आया, ग्लाइकोलाइसिस। सर ऑक्सीजन नहीं आई है, इसे भरोसा था NaDH को, जैसे कि मैंने आपको बताया ये NaDH बेचारा उम्मीद में बैठा हुआ है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में बना है। आप पढ़ोगे कि जो मोस्ट ऑफ दी NaDH वगैरह बनते हैं, NaDH और FADH2 बनते हैं, वो TCA साइकिल में बनते हैं, और TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ETS भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ये बेचारा बाहर बना है, ये कहां बना है सर, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में बना है। अब ये बाहर है, इसको बड़ी उम्मीद है, अरे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, ऑक्सीजन मैडम आएगी, ETS चलाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, 3 ATP बनाएंगे, हमको बुलावा आएगा, ऑक्सीजन मैडम आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, ETS चलाएंगे, 3 ATP बनाएंगे, इनको पूरा भरोसा है। होता क्या है, ऑक्सीजन मैडम नहीं आती है, ऑक्सीजन मैडम धोखा दे देती है, या इसे अवेयरनेस नहीं होती है कि भाई तू एनारोबिक सेल के अंदर बैठा हुआ है, तो ऑक्सीजन नहीं आती है। अब जब ऑक्सीजन नहीं आती है तो सेल इससे कहती है कि बेटा अपना हाइड्रोजन दे दो, बेटा ऑक्सीजन नहीं आई है, तुम्हें अपना हाइड्रोजन, अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुर्बान करना पड़ेगा। ये फिर से कहने लगता है नहीं 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 तुम झूठ बोल लो, सेल मैडम तुम झूठ बोल लो, ऑक्सीजन मैडम ने प्रॉमिस किया, ऑक्सीजन मैडम आएगी, ETS चलाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, 3 ATP बनाएंगे, यही से बोल रहा। इसको फिर समझाया जाता है, बेटा भटको मत, ऑक्सीजन नहीं आई है, ऑक्सीजन नहीं आई है, और तुम अगर अपने हाइड्रोजन नहीं दोगे तो तुम वापस से NAD प्लस नहीं बनोगे, और NAD प्लस नहीं बनेगा, फ्री नहीं होगा, तो पीछे फीडबैक जाएगा कि फ्री NAD प्लस तो है ही नहीं, तो वापस से पाथवे कैसे चलेगा। जब फ्री NAD प्लस नहीं होगा तो ये पाथवे कैसे चलेगा, ये स्टेप कैसे चलेगा, और ये स्टेप नहीं चलेगा तो ये पूरी साइकिल रुक जाएगी, और ये पूरी साइकिल रुक जाएगी तो जो हाथ पल्ले 2 ATP आ रहे हैं ना, ये वाले, ये भी नहीं मिल पाएंगे, और तुम गाना गा रहे हो कि ऑक्सीजन मैडम आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, ETS चलाएंगे, 2 ATP 3 ATP बनाएंगे, मतलब टोटल 6 ATP बनाएंगे, नहीं आई है ऑक्सीजन मैडम, धोखा हो गया तुम्हारे साथ। बेचारा NaDH बड़ी उम्मीद के साथ जो बैठा हुआ था, वो अपना ऑक्सीडेशन करवा लेता है, अपने हाइड्रोजन दे देता है, और सर ये यहां पर वापस से फ्री हो जाता है, और ये अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, सो सेल को क्या मिला, वो 2 ATP मात्र जो ग्लाइकोलाइसिस में ही बने थे। तो इसलिए कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में बने हुए ATP या ग्लाइकोलाइसिस ही जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वालों का एकमात्र सहारा है। ओके यस, तो बेटा ये वही चीज है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर, ये भी बुगैम्बो स्टाइल डायग्राम है भाई, इस पे काहे नहीं लिखवाए, लिखवाते इस पे भी, बुगैम्बो स्टाइल डायग्राम। देखो बेटा ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ठीक, पायरुवेट में 2 ATP बन चुके हैं। अब पायरुवेट में इस प्रोसेस में साथ में आप देख सकते हो 2 NaDH भी बने हैं, बन गए। अब ये 2 NaDH आप देख सकते हो बेटा एसिटल्डिहाइड से CH3CHO से
NAD के रीजनरेशन में यूज हो रहे हैं और यहां पर वापस से इथेनॉल बन रहा है। तो हाथ पल्ले सेल को क्या पड़ा सर? हाथ पल्ले सेल को सिर्फ और सिर्फ 2 इथेनॉल पड़े। ओके, या गुड। तो सर RQ अगर मैं निकालूं यहां पर CO2 अपॉन O2 तो ये आएगा 2/0 इनफाइनाइट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक, ये बेटा उसी के बारे में लिखा हुआ है ना। यहां पे थोड़ा सा और TPP का मतलब होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये उसके कोएंजाइम होते हैं, आप इसे चाहो तो पढ़ लेना। ठीक, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेटा आपका होगा किसमें? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि कर्ड बनाते हैं। ओके, एंड इन डीप सीटेड मसल ड्यूरिंग ऑक्सीजन टेंशन। ओके, ऑक्सीजन टेंशन में ये होता है। तो बेटा यहां पर सीधा सीधा हिसाब है कि जो हमारा पायरुवेट या पायरुविक एसिड आया था वो बेचारा अब जो है फिर से शहीद होने जा रहा है। ठीक है, और इस बार फिर से यहां पर कोई ATP और वो नहीं बनता, मतलब CO2 वगैरह नहीं बनती। तो बेटा इस बार फिर से वही NADH को समझाया गया कि बेटा देख लो, फिर से वो राग अलापने लगा। ऑक्सीजन मैडम आएगी, ETS में बुलाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, 3 ATP बनाएंगे, है ना। उसने बोला कोई नहीं आ रही ऑक्सीजन मैडम, मामू बना दिया है तुम्हारा। तो बेटा CH3 CHOH, ओके भाई मैं इसे लिख देता हूं इसको, और वो अपना COH। तो बेटा ये लैक्टिक एसिड है, ये सिंगल स्टेप है। ठीक है ना, यहां पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम लगेगा। ओके, और सर यहां पर प्लस NAD बच जाएगा भाई अपना, NAD प्लस, और NAD प्लस रीयूज हो जाएगा। RQ क्या आया? 0/0, क्योंकि ना ही CO2 रिलीज हुई और ना ही CO2 बची। ये कहां से आया सर? ये आया आपका ग्लाइकोलाइसिस से। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जिससे उम्मीद थी कि सर जो कि मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, ऑक्सीजन मैडम आएगी, ETS में जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, ETP बनाएंगे, वो नहीं आया। ये सेम वही है। अब 0/0 क्या होता है भाई देख लेना, नॉट डिफाइंड ही होता है। मैंने बच्चों से पूछा, क्योंकि इसको इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, क्योंकि तो वही बात होगी कि 0 रुपए में 0 में बांट दो तो इनफाइनाइट पैसे हो जाएंगे हर किसी पे। तो बेटा सेम है, सेम वही चीज है। ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज आल्सो बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम, ठोक के लिखेंगे। ओके, तो बेटा जो हाथ पल्ले बचे वो ये 2 ATP बचे, है ना। ये पायरुवेट बचा, पायरुवेट से सीधा लैक्टिक एसिड बन गया है, CH3 CHOH COOH या COO, है ना। तो ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी बेटा उसी के बारे में लिखा हुआ है, सारी वही चीजें। यहां पर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिंक, ये सारे कोएंजाइम भी लगते हैं। ये फंगस में, मसल्स में, लैक्टोबैसिलस में ये सब यूज होता है। ठीक है ना। हाँ, ओके, ये बेटा सिग्निफिकेंट है, ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आता है ना। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस, ये कुछ एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड बनाने में काम आते हैं, है ना। जहां जहां फर्मेंटेशन चलता है वहां वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज होता है। ठीक है ना, लेदर वगैरह में काम में आता है। 59 किलो कैलोरी एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया, बाकी कुछ नहीं है ना भाई। ईस्ट में जो है भाई, ईस्ट बियॉन्ड 13% एल्कोहल
सेल्फ पॉइजनिंग कर लेता है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप ठुल्लू हो। मतलब जैसे भाई इसमें मैंने 100 ml मैंने शुगर सॉल्यूशन डाला, ईस्ट डाल दिया, बंद कर दिया, अब फर्मेंटेशन चल रहा है ना, तो धीरे धीरे ग्लूकोज कम हो रहा है, सिरप कम हो रहा है, एल्कोहल बढ़ रहा है। तो मतलब के काइंड ऑफ ऐसे मान लो कि आपका राइट 100 ml में से 5 ml शुगर यूज हो गई, 5 ml एल्कोहल आ गया तो 5% हो गया, 10 ml ग्लूकोज यूज हो गया, 10 ml अब एल्कोहल आ गया तो 10% हो गया, तो 13% होगा, तो एल्कोहल ईस्ट को मार देगा। सेम ऐसे है जैसे कि मान के चलिए कि हम अगर कमरे में बंद हो जाएं तो हम अपने ही द्वारा छोड़ी गई CO2 से मर जाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ये बच्चों की कहानी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो द सेम एनारोबिक। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, मिलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा आप, शायद पहले भी ये दिए हों कभी, तो देख लेना, इनको बना लेना। होमवर्क, रीड, रिवाइज, राइज एंड साइन, रीड, रिवाइड, राइज एंड साइन, ऑलवेज बी हैप्पी। ओके, बोगैम्बो का कहना। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते रहेंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है सर, सेरोटोनिन, डोपामिन और वो केमिकल्स बनते हैं जो आपको जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, और वो जीन्स ऑन अगर हो जाए तो आप खतरनाक हो जाते हो, डेंजरस।